नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण, साथ में है नरेंद्र ठाकुर जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका वीकेंड? नमस्कार दर्पण। अच्छा रहा। क्रिसमस बनाई हम लोगों ने दोस्तों के साथ और एक एज यूजुअल की रनिंग भी कर ली इस बहाने तो टाइम मिल। बढ़िया बढ़िया। तो नरेंद्र जी, उत्सव का फेस्टिवल सीजन चल रहा है अभी, वो है ना। हम्म। वैश्विक फेस्टिवल सीजन हमारा वाला जो होता है वो तो दिवाली के दिनों में होता है, अभी वैश्विक चल रहा है। बिल्कुल। नरेंद्र जी, सोमवार का दिन यानी खबरों से ओत-प्रोत का दिन, क्योंकि इस दिन बीते वीकेंड्स की बड़ी खबरें भी कवर करने का प्लान रहता है। बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर आज से ही जुड़ी है, शेयर मार्केट और बैंकिंग से जुड़ी है। आरबीएल का शेयर फ्यूचर्स में भी ट्रेड करता है, इसलिए इसमें सर्किट लगने पर भी ट्रेडिंग सिर्फ कुछ समय के लिए रुकी जाती है। दर्शकों को आसान भाषा में बोले तो आरबीएल एक ही दिन में कितना भी गिर सकता है, और आज ये एक वक्त 20% से भी ज्यादा गिर गया था। हालांकि फिर इस स्टोरी के शूट होने तक ये गिरावट सिर्फ सिर्फ 17% तक रह गई। सीधा सवाल नरेंद्र जी, आरबीएल बैंक में क्या चल रहा है और अब गिरावट थम क्यों गई, उतनी तेजी से क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, मतलब वो 25% तक जो है वो उनके प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस जो है आरबीएल बैंक का, वो डाउन हुआ था। इस कारण से लोअर सर्किट को भी यूज किया था। और इसमें बेसिकली दर्पण ये हुआ है कि ऑलरेडी इतने सारे लोन दिए गए, मतलब इस तरह की ज्यादा जो फाइनेंस किया गया जो कि रिस्की था। और उसका हिंट इसी से लगाया जा सकता है, जिसमें जो बैंक कर्मचारी यूनियन है, उन्होंने रिपोर्ट भी किया है, हिंट भी किया था आरबीआई को भी, और इनफैक्ट कहा भी कि आप इसको देखिए। और इनफैक्ट मैं डेटा भी देख रहा था कि आरबीएल के एनपीए जो थे 2017 में वो 750 करोड़ था, और अब जो है इस टाइम जो है वो लगभग 2500 करोड़ है। तो हम्म। देखिए 3-4 साल में इतना सारा एनपीए होना, इसका हम्म। मतलब है कहीं ना कहीं जो जिस तरह के लोन दिए गए और जिस तरह की फाइनेंसिंग हुई वो रिस्की थी, और वो बैड बैड लॉन्स थे। और ये कहीं न कहीं दर्पण ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो बार-बार ये पॉइंट आ रहा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स का। इनफैक्ट उससे हम एक डिटेल बात भी कर सकते हैं दर्शकों से, हम्म। क्योंकि ऐसा नहीं है कि करप्शन और जो बैड लॉन्स हैं, वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इश्यू है। उसमें तो इश्यू इससे भी लिंकेज है पब्लिक सेक्टर का, कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है और उसके थ्रू लोन दिए जाते हैं, और बाद में माफ कर दिया जाता है, और उसका सारा ठीकरा जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉइज के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर फोड़ा जाता है। हम्म। तो उसी से सीखने की बात है कि कहीं न कहीं इश्यू ये है कि आरबीएल में इस तरह की रिस्की जो है वो फाइनेंस किए गए, लोन दिए गए और एनपीए इस तरह के किए गए। हम्म। और इनफैक्ट अभी भी सीईओ तो यही कह रहे थे, जिनको कि अब मेडिकल छुट्टी पे भेज दिया है आरबीआई ने, हम्म। और अब जो है उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर जो है उस बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उसमें ऐड ऑन किया है आरबीआई ने, और हम्म। उन्होंने भी नया अभी इंटरिम जो है वो सीईओ बनाया है हम्म। आरबीएल ने। तो बिल्कुल दरअसल उसमें बेसिकली ये जो डिबेट बनी हुई है प्राइवेटाइजेशन की, इस प्राइवेट बैंक का, आरबीएल का, इस तरह से जो है क्रैश होना, सॉर्ट ऑफ हम्म। वही रिफ्लेक्ट करता है कि प्राइवेटाइजेशन सॉल्यूशन नहीं है बैंक्स का, बल्कि उनकी हेल्थ को कहीं ना कहीं एक तरह से पॉलिसी मेकिंग में देखना चाहिए। और उसमें बिल्कुल मैं इनफैक्ट डेटा देख रहा था और रिपीट ही करूंगा डेटा वो दर्शकों के लिए, कि कहाँ पे लगभग 5 लाख करोड़ रुपया जो था वो आउटस्टैंडिंग था बैंक्स का, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, और उसमें सिर्फ 1.6 लाख करोड़ रुपीज ही जो है वो लिया गया, और जो 2.82 लाख करोड़ जो है वो एक तरह से माफ कर दिया गया। तो हम्म। इतना सारा अमाउंट जब माफ कर दिया जाएगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकिंग है इस तरह की, या कॉर्पोरेट्स को माफ करने की लोन की, जो कि आम आदमी के लिए नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कोई लोन माफ नहीं होता है। तो बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या कॉर्पोरेट्स हैं, बिल्कुल। उनके लिए माफ किए गए हैं। तो लिंकेज में ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक्स की, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स की जो एफिशिएंसी वाला जो पॉइंट बार बार डिबेट में आ रहा है, वो तो इसी से ही जग जाहिर हो रहा है कि स्थिति कितनी खराब बिल्कुल। है, और बिल्कुल। वो उसका पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने से वो चीजें रिजॉल्व नहीं हो सकती।
जी। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले खबर से जुड़ी हुई कुछ चीजें दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। जुलाई 2010 यानी कि करीब 10 या 11 साल पहले विश्ववीर आहूजा मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने थे आरबीएल बैंक के। हालांकि आरबीएल बैंक का नाम आरबीएल बैंक 2014 में पड़ा था। और अभी जो खबर आपने बताई है कि जो उनके इंटरिम जो अंतरिम एमडी और सीईओ हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से राजीव आहूजा बन गए हैं। और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चीफ जनरल मैनेजर अपनी तरफ से बनाया है योगेश दयाल को। ये पूरा स्टोरी का जो डेवलपमेंट है। और इस दौरान जैसा कि मैंने कहा था 17% के करीब बंद हुए हैं। अभी शेयर मार्केट बंद हो चुका है और 18.10% की एक दिन में गिरावट है। यानी कि अगर आपके आपके 1 लाख रुपए लगाए होते, जो कि बहुत नॉर्मल सा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट नहीं है, 18,000 आपने एक ही दिन में गवाए होते। पिछला मैं इसका ट्रेंड भी देख रहा था शेयर मार्केट में आरबीएल का। पिछले 5 साल या पिछले 7 साल में इसने कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। और वही चीज आखिर में इफिशियंसी की रह जाती है, वही चीज रिटर्न्स की रह जाती है इन्वेस्टर्स को। तो कहीं पे भी 21 नहीं ठहरते हैं जनरल तौर पे प्राइवेट बैंक, या फिर ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक हमेशा आपका नुकसान ही कराएंगे, चाहे वो आपके बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट किया हो लोगों ने या फिर उनके शेयर्स में। मेरा सवाल ये है कि आरबीआई ने जब नरेंद्र जी इसके बारे में लोगों को सचेत किया, क्योंकि तो ये बोला कि स्थितियां सही हैं इसको लेकर। तो और शेयर मार्केट कुछ अलग दिखाता है, कहता है कि शेयर मार्केट हर चीज को डिस्काउंट पहले लेके चलता है। आरबीआई के इतने कौशन के बावजूद, बीच में आने के बावजूद शेयर मार्केट में कोई इतनी बढ़िया सुधार नहीं देखा गया। तो वो फैक्ट्स भी अगर आप कहें तो मैं शेयर कर दूंगा दर्शकों के साथ, जो आरबीआई बता रही है। आरबीआई ने सीआरआर और ये सब कुछ भी बताया था। तो क्या आपकी राय है कि भविष्य क्या, यस बैंक में सीधे नाम लेना चाहूंगा, यस बैंक या लक्ष्मी विलास बैंक जैसी संभावनाएं दिख रही हैं, या फिर अभी कहना जल्दी होगी? बिल्कुल आपने अच्छा बोला और अच्छा आपने डेटा दे दिया, मेरा हेल्प भी कर दिया आपने इन पॉइंट्स को, जो कि मैं जनरल पॉइंट्स कहे आपने डेटा के साथ वो कह दिए, तो बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है कि जो इसके भविष्य की बात है, वो तो जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उन्होंने कहा ही है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है, और उन्होंने बोला ही है कि आरबीआई को चिट्ठी लिखी थी कि ये बैंक यस बैंक ना हो जाए या उस तरह की स्थिति ना बन जाए। और जाहिर सी बात है कि पहले उनको एक तरह से चिता दिया था आरबीआई को। और ये मतलब यदि फ्यूचर में मैं कहूँ तो एक तो ये है कि अभी भी उसका जो एनपीए है वो 2.2% है, जो कि जनरली ऑन एन एवरेज जो है 9% एक्सपेक्ट कर रहे हैं टोटल बैंकिंग सेक्टर में इंडिया के। तो उस लेवल पे बहुत कम नहीं है, लेकिन है, थोड़ा कम तो है। और दूसरी जो मैं पहले भी हम ये पॉइंट पे बात करते रहे हैं कि जब भी हमें ये जरूर समझना होगा या दर्शकों को भी समझना होगा कि प्राइवेट बैंक्स जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सोशल कोज है, जैसे मान लीजिए जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, वहां पे प्रॉफिट उस तरह का नहीं होता है, तो वहां कौन जाएगा? वहां पब्लिक सेक्टर बैंक ही जाएंगे। या फिर जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, माइग्रेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, या हाशिए पे रहने महिलाएं वाले। हैं, जी, हाशिए पे बिल्कुल रहने हाशिए पे जो रहने वाले जो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी जो हैं, तो उस पे तो प्राइवेट बैंक नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास उतनी वाले। परचेजिंग पावर नहीं है। तो इस तरह के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक ही करते हैं। तो इसलिए ये डाइकोटोमी दिमाग में ना रखें, मतलब जो कि कुछ मैंने दर्शकों को कमेंट देखा, इसलिए मैं इसको डिटेल आंसर देना चाहता हूँ कि भाई हिंदुस्तान 95% तो गरीब ही है, एक तरह से कहें, थोड़ा सा मिडिल क्लास है उसमें, अराउंड 5-10%, लेकिन 90% पॉपुलेशन जो है वो तो गरीब ही है। तो मान लीजिए इस तरह के बैंक नहीं रहेंगे और उनको हम प्रमोट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने आप को नहीं प्रमोट करेंगे, उनको छोड़ दीजिए। मतलब तो उसमें प्राइवेट बैंक आपको कॉफी पिला देगा, या आपको पानी भी पिला देगा, या आपको अच्छा सोफा भी दे देगा, लेकिन जहां तक लोन देने की बात आएगी या नहीं, तो उसमें फिर वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई चार्ज करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना होता है, उसका कोई सामाजिक उत्तरदायित्व तो उस तरह से नहीं है। तो ये जरूर हम लोगों को ध्यान रखना होगा। और मुझे लगता है चलो ये बात तो हम इस बहाने सरकार से भी एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि इस तरह की जो सार्वजनिक बैंक हैं
उनको मुझे लगता है प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि निजीकरण करना चाहिए। अच्छा, एक एक मुहावरा याद आ रहा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। उसके पीछे का रीजन वैसे ही बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट में है तो उसको क्यों बेच रहे हैं, और अगर लॉस में है तो कौन खरीदेगा। ये सही बात है, ये सही बात स्थिति अभी रह रही है। तभी निर्मला सीतारमण जी ने बीच में एक बार, 1 डेढ़ साल पहले का मुझे याद आ रहा है, वो ये कह रहे थे कि हम ना एक एक मिक्स बना के बेचेंगे। नहीं उसमें भी मुझे लग रहा है कि जो सपूत है वो तो प्रॉफिट वाले हैं ही बैंक्स। और हम्म, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है इसको हाईलाइट करने की जरूरत है कि यदि एनपीए 9% भी होने वाला है, और हम उसका एग्जांपल अच्छा तो दिया कि 5 लाख करोड़ रुपए जब आउटस्टैंडिंग है, कि 5 लाख करोड़ रुपए वापस लेना था जो बिल्कुल। डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन दिया गया, तो उसमें से 1.6 लाख करोड़ रुपए मिल रहा है। तो उनको यदि मान लीजिए यदि 2.82 लाख करोड़ नहीं मिला, हाँ, हम्म, 2.5 लाख, ढाई क्या 2.82 लाख, हाँ, 2.82 लाख करोड़ रुपए यदि वापस नहीं कर रहे हैं, हम्म, तो कौन वापस नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो उनको कपूत जो बनाया गया, तो अच्छा आपने मुहावरा यूज किया, तो वो कपूत सच में है नहीं। कपूत हम्म, तो वो है जो लोन नहीं दे रहे, और मतलब हम्म, वापस नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है, और वो बड़ी कंपनियां हैं। तो हम्म, उनका कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रोटेक्शन है, कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन होगी हायर लेवल मैनेजमेंट में। यही तो एम्प्लॉइज और उनकी एसोसिएशन बोल रही है, और स्ट्राइक में यही इशू आया था। तो भाई आप जो उनसे वसूलिए, जिससे हम्म। कि वो लॉस नहीं है, फिर वो कपूत वो नहीं हुए, वो पब्लिक हाँ सेक्टर बिल्कुल, बैंक, यकीन। वो बेसिकली कपूत वो हुए जो लोन पे नहीं कर रहे हैं, और कपूत वो भी हुए जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेटाफोरिकल था। अच्छा, आज लगता है कि हमारी माइक्रो सेक्टर को लेकर ही सारा डिस्कशन होगा। बैंकिंग के बाद एक बड़ा और सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में जिसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या जिसे कहते हैं सिल्वर क्लाउड की जो भूरे बादलों की जो सिल्वर लाइनिंग है, वो खबर आ रही है कि बेशक कोविड हुआ और उस हेल्थ सेक्टर के की पोल खुली, सारी चीजें पता चली, लेकिन इस दौरान इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छी बढ़त देखी गई है, जो कि अच्छा है इसलिए क्योंकि आप अगर इंश्योर्ड रहते हो, चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस है या आपका जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में खैर लंबी बात करेंगे कि वो किस तरीके से लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, लेकिन तो आपके जो खर्चे होते हैं, इमीडिएट खर्चों को आप अवॉइड कर सकते हो मंथली एक छोटी छोटी या ईयरली एक मासिक किश्त देते हुए। डेटा में चलते हैं नरेंद्र जी, वित्त वर्ष 2020-2021 में इंश्योरेंस में 11.70% की वृद्धि हुई। ये तो हेडिंग डेटा है। जनरल इंश्योरेंस में कितनी हुई, लाइफ इंश्योरेंस में कितनी हुई, वो हम दौरान डिस्कस कर सकते हैं। बट आपका इस पर ओपनिंग स्टेटमेंट, आपका इसमें क्या राय है, कैसे लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए? अ, बिल्कुल ये तो पॉजिटिव है, मतलब एक दृष्टि में, हम्म, कि 11.7% जो है, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका इंक्रीज हुआ है, हम्म, और जो जनरल इंश्योरेंस है जिसकी तरफ आप कह रहे हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें 1% इंक्रीज हुआ है हम्म, 2020-21 में, इन हम्म, इन कंपैरिजन टू 2019-20। जी जी। लेकिन हमें दूसरा उसका पॉइंट ये है दरअसल कि हमें ध्यान रखना होगा, कोविड-19 की बात है, अभी महामारी का दौर है, हम्म, तो जितना रिस्क इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वो रिपोर्ट बता भी रही है कि हम्म, लोगों को रिस्क ज्यादा लग रहा है, अब ज्यादा लोग डरे हुए हैं, हम्म, खासकर उनके हेल्थ के जो इश्यूज हैं, जो जिंदगी के प्रश्न हैं, तो इस कारण से उन्हें लगता है कि जो प्रोटेक्शन यदि हो सकता है, हम्म, तो जो डिफरेंट जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसके थ्रू ही वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। हम्म, इसलिए बहुत बड़ा जो है जंप दिखता है हम्म, दरअसल इंश्योरेंस सेक्टर में। इनफैक्ट एक डेटा वो और भी हम इसमें बता सकते हैं कि जो IRDA बता ही रहा है कि हम्म, जो इंश्योरेंस डेंसिटी है, इंश्योरेंस डेंसिटी होता है कि टोटल जो प्रीमियम देते हैं लोग, और हम्म, उसको डिवाइड कर दें जब पॉपुलेशन से, तो एवरेज जितना है ना उसका आता है, वो 11.50 डॉलर था 2001-2 में, हम्म, ऑन एन एवरेज इतना प्रीमियम जा रहा था पर हम्म, पर्सन, हम कह सकते हैं हम्म, लगभग कह सकते हैं 11.5 डॉलर जो है वो 2001-2 में इंडिया में इंश्योरेंस का जा रहा था पैसा, हम्म, प्रीमियम के रूप में। और 2010-11 में हो गया था वो 64, हाँ, 64.40 डॉलर वो हो गया था। हम्म, और 2019-20 में और 2021 में जो कोविड का दौर है, उसमें जो है जो ये इंश्योरेंस डेंसिटी, द्वारा मैं उसको रिपीट कर दूं कि जितना प्रीमियम देते हैं लोग उसको हम्म, सारे को ऐड कर दें और जनसंख्या से
भाग दे राइट दें, करते हैं, जी वो बिल्कुल। इंडिया का एवरेज जो है वो प्रीमियम कह लीजिए, उसके इंश्योरेंस डेंसिटी बोल लीजिए, हम्म, वो हो गया $78 2019-20 और 20-21 में। उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लोग जो है अब इंश्योरेंस ज्यादा ले रहे हैं हम्म, और वो प्रीमियम ज्यादा पे कर रहे हैं इसलिए। हम्म। इसमें ये भी मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा, लेकिन शायद 5, 10 या 15% इस वजह से भी बड़ा होगा प्रीमियम का जो रेशियो है प्रति व्यक्ति, क्योंकि प्रीमियम भी बड़े होंगे सेम पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि प्रीमियम ऐसे ही कैलकुलेट होता है कि कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं और ये सारी प्रोसेस की वजह से। तो इस बारे में भी आपका आपका कोई टेक है कि सेम पॉलिसी नहीं, अगर मैं लेना अच्छा चाहूंगा? बोला आपने, जी अच्छा जी बोला, जी। क्योंकि और यहीं से मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमाउंट ही बड़ा है, हम्म, मतलब कि लोग रिस्क ले रहे हैं या रिस्क हो गया है लाइफ का या हम्म, और चीजों का, या लोग डरे हुए हैं इस टाइम, फियर में हैं कोविड के कारण या इस दौर में। तो हम्म, जाहिर सी बात है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने रेट बढ़ाए होंगे, हम्म। जो बिल्कुल, तो उससे भी बड़ा होगा और नंबर से भी बड़ा होगा, तो हाँ, दोनों चीजें नंबर हैं, तो मतलब प्राइस, जी बिल्कुल जी। प्राइस भी बड़ा होगा और इसको बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्वांटिटी भी बड़ी होगी, इंश्योरेंस लेने वाले भी बड़े हैं, दोनों चीजें हुई हैं। और इसलिए जो दूसरी बात इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जनरली ये सोल्यूशन बोला गया, इनफैक्ट ये मैं उसको थोड़ा बता भी दूं, आप इसमें जी रिफ्लेक्ट कर जी। लें कि कोविड के दौरान जो ट्रीटमेंट के लिए जो वो दिया गया, इंश्योरेंस दिया गया या डील किया लोगों को, वो हम्म, था 9.5 लाख, हम्म, लगभग 9.5 लाख लोगों ने कोविड की ट्रीटमेंट के लिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस को यूज किया। हम्म, ये डेटा भी है, IRDA का डेटा है कि 9.5 लाख लोगों ने कोविड की ट्रीटमेंट जो है वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस से करवाई। हम्म, आ, अब इसी से लिंकेज है, मतलब अब उसको एक तरह से कहें कि हम आम आदमी की क्योंकि बात करते हैं खर्चा पानी में, तो उनकी जिंदगी के अराउंड हम क्या कह सकते हैं इस डिस्कशन में, वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस से एक लेवल पे हेल्थ एक्सपेंसेस का सोल्यूशन हो सकता है, हम्म, लेकिन जो सार्वजनिक क्या कहें उसको, हेल्थ सिस्टम जो है, जो इसका इस तरह से स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य जिसको है ना, पब्लिक हेल्थ जो है, हम्म, वो इंश्योरेंस से टैकल नहीं हो सकती। और उसका बढ़िया एग्जांपल है अमेरिका में। अमेरिका जो अभी इंश्योरेंस मेडिक्लेम, ये जो इंश्योरेंस है वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन पूरा नहीं दे पाया है। जी। तो ये हम कह लें, मतलब एक तरह से उसको पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है। हम्म, ऐसा ना हो जैसे आयुष्मान भारत में हो रहा है कि आप पता लगा गवर्नमेंट इंश्योरेंस देने लग पड़ी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल को, हम्म, मतलब यानी कि मतलब मैं इसको थोड़ा मजाक में कहेंगे लेकिन सीरियस बात है उसके साथ कि हम्म, आप एक गवर्नमेंट व्यक्ति या पॉलिटिशियन कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खोल ले हम्म, और जो है गवर्नमेंट जो है उसको फंडिंग कर दे, हम्म, ये मतलब एक तरह से अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस हो गया वो। इससे अच्छा तो ये, तो वो तो चाहेगा जितने लोग बीमार हों, हाँ, इतने प्राइवेट हॉस्पिटल तो चाहेगा ना, चाहे वो मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन का बिल्कुल। हॉस्पिटल है प्राइवेट, हम्म, तो वो चाहेगा जितने हमारे पास बीमार है उतने इंश्योरेंस वाले हमारे पास आएंगे, उतना इंश्योरेंस का पैसा आएगा, तो एक बिजनेस चलेगा। हम्म, इसीलिए इसका क्रिटिक ये है, या मतलब इसकी दृष्टिकोण में ये रखना चाह रहा हूँ हम्म, कि पब्लिक हेल्थ को भी सुदृढ़ करिए। ये अच्छी खबर है कि इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ा है, और ये आपने अच्छा पॉइंट बता दिया, प्राइस बढ़ गया है और हम्म, साथ में नंबर भी बढ़ गया है, लोग जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कोविड हम्म, 19 पैंडेमिक में। लेकिन उसके लिए सरकार का रोल ये बनता है हम्म, कि आप जो है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करिए, जिससे कि खासकर जो हेल्थ इंश्योरेंस है हम्म, या इवन लाइफ इंश्योरेंस में वो लोग इनसिक्योर ना हो कि हम्म, जी हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए। या एक तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस तो हमारे लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, दूसरा हमारे बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए कि हमारी कल कुछ मिस हैपनिंग होगी हमारी जिंदगी के साथ, तो वो बच्चों के लिए वो सिक्योरिटी हो जाए। हम्म, वो उस स्थिति को मुझे लगता है दूर करना की कोशिश करनी चाहिए सरकार को, कि जो जो दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है कि आयुष्मान आयुष्मान भारत जो है वो भारत सरकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें कि हम्म, वो इंश्योर कर रहे हैं लोगों को कि हम जो है आपको मैं अपनी जो हेल्थ सर्विसेज हैं प्रोवाइड करवाएंगे प्राइवेट सेक्टर से। तो मैं वही मैं पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइवेट इंश्योरेंस थ्रू पब्लिक फंडिंग जो है वो सोल्यूशन नहीं हो सकता हम्म, असुरक्षा का, हम्म, बल्कि पब्लिक हेल्थ, वैसे और भी सर्विसेज हो सकते हैं लेकिन पब्लिक हेल्थ को और फंडिंग की जरूरत है, ना कि इंश्योरेंस के लिए जरूरत है, लेकिन फंडिंग की जरूरत है, जो इंडिया में ग्लोबल लेवल पे लोएस्ट लेवल पे है। मतलब यदि हेल्थ पे
भारतीय सरकार जो स्पेंड करती है उसका हम जीडीपी में देखें तो 1% है, मतलब अब थोड़ा सा बढ़ा है कोविड-19 में। 1.25% हुआ है जीडीपी का जो हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड करती है, जबकि ये होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी बोलती है 2.5%। तो यदि गवर्नमेंट 2.5% खर्च करती है जो पॉलिसियां ऑलरेडी बोलती है, तो लोगों को भी ये जो प्रीमियम है वो भी नहीं बढ़ता। तो एक जी। तरह से मैं कह रहा हूँ कि है ना, तो बिजनेस भी नहीं चलता और साथ में प्राइस भी इतना चार्ज करने की जरूरत नहीं होती कंपनियों को, जो आपने दूसरा पॉइंट कहा। क्योंकि फिर वो भी क्यों करेंगे, डिमांड ही नहीं है इतनी होगी ना, क्योंकि उनको तो इलाज आराम से मिलता एम्स जैसे हॉस्पिटल में या आरएमएल जैसे हॉस्पिटल में या जो और जो हॉस्पिटल होंगे। नहीं, ये दो चीजें आपने बिल्कुल स्ट्राइकिंग कही। पहली बात, छोटे छोटे मैं भी उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। पहली, अमेरिका में अगर आप लोग हम लोग हमारे दर्शक देखते होंगे मूवी वगैरह में कि इलाज में ले जाने से पहले ही डू यू हैव एन इंश्योरेंस की बात करने लग जाते हैं। मतलब कि अगर वहां पे इंश्योरेंस नहीं है तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू टू मच, है ना। और बिल्कुल उनका बिल्कुल। उसका प्रीमियम भी आपको तो जानकारी होगी, आप वहां रहे भी हैं और आप अपने फ्रेंड से भी मिले हैं कि उनका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि सारा वो कैपिटलिस्टिक मार्केट है और सारा का सारा प्राइवेट हाथों में है। बहरहाल, इंडिया में जो आते हैं, जिस बारे में आपने कही, वो बहस नरेंद्र सर चली थी, कम से कम 1-1.5 साल पहले तो चली ही थी। और उसके आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े थे कि आयुष्मान भारत के बारे में, भारत देश सरकार का ये कहना है कि हम हर जगह पे अपने हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। एक तरफ कैपेक्स की बातें होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बातें होती है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम ये नहीं कर सकते। हम कहेंगे ठीक है, आप प्राइवेट पे जाके इलाज करा लीजिए और हम पैसा जो है हम दे देंगे आयुष्मान भारत के रूप में। तो ये दोनों चीजें हैं। तीसरी खबर में जाने से पहले अगर आपको कुछ भी इसमें क्लोजर देना हो तो प्लीज। बस मैं यही मतलब इसको और एक तरह से आसान भाषा में कहने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। वो ये कि बिल्कुल अमेरिकी जो प्राइवेट सेक्टर है या जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहाँ पे, वो कोविड-19 पैंडेमिक में कहीं ना कहीं फंसा भी, और इसलिए वहाँ पे भी एक तरह से प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है बहुत हाई लेवल पे है। तो देखिए वहाँ तो जब भी वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है अमेरिका की वो 47,000 है, मतलब बिल्कुल। एक साल में वहाँ पे 47,000 यूएस डॉलर कमाता है। इंडिया के बारे में बात करें तो हम ये अराउंड 2000 है, तो कहाँ 2000 रुपए, 1700। कहाँ पे 47,000 यूएस डॉलर, है ना, एक साल बात है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। वहां पे जब ट्रैप ही आ गया, इतना बड़ा जी। इकोनॉमी होने के बावजूद, इतनी अमीर इकोनॉमी होने के बावजूद, तो यहाँ पे तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ जब हम कह ही रहे हैं 90-95% लोग जो है इस तरह के हैं जो गरीब हैं या लोअर मिडिल क्लास है, तो वहां तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहिए, ना कि उस जिम्मेदारी से बचना चाहिए। बिल्कुल। तीसरे सेगमेंट में हम इंडियन, मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ ये दर्शकों को पता चल जाएगा अभी। तीसरे सेक्टर में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी रहे हैं शायद, चिदम्बरम, पी चिदम्बरम का एक ईयर एंडर लेंगे, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के कामों की समीक्षा की है। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका कमेंट याद आ रहा है जब हम डिस्कस कर रहे थे इसको, कि समीक्षा करनी थी तो अपने कार्यों की भी की जाती है। और उस दौरान जब आप सत्ता में थे तो आप इन चीजों पर काम कर सकते थे। बहरहाल, हम आते हैं वर्तमान में। इस एयर एंडर के बारे में कुछ बताइए, क्या कह रहे हैं, क्या गिफ्ट के बारे में पूरी, क्या इसका लेख किस तरीके से लिखा गया है, अगर ये बताएं। बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस में पी चिदम्बरम जी ने आर्टिकल लिखा है, और वो ये कह रहे हैं कि एंड गिफ्ट जो है क्रिसमस के टाइम में सेंटा से हमें क्या चाहिए। हम्म। तो उसमें ही मैं ये रेफरेंस पॉइंट दे रहा था जो हम लोग बात कर रहे थे, कि उन्होंने ये बोला है कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो गया है, जो हम खर्चा पानी में इनफैक्ट सारे इश्यूज में बात करते रहे हैं, वही जी उसी की जी। समरी है मिल जाता है वही हम। वो कह रहे हैं कि देखिए 9-10% जो है वो शहरी बेरोजगारी हो गई है, 7.5%, 8% जो है वो ग्रामीण बेरोजगारी हो गई है। तो सेंटा से हम ये गिफ्ट मांग रहे हैं क्रिसमस के समय में कि इसको कम करें। हम्म। अ, तो तो फिर मैं कह रहा था कि चलो इस टाइम तो मांगा ही जा सकता है, बात सही है कि इस टाइम बेरोजगारी ज्यादा है और ये बेरोजगारी कम होनी चाहिए, सेंटा हमें दूर करे बेरोजगारी। लेकिन उससे पहले जब यूपीए 2 था और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे या बिल्कुल गृह मंत्री थे, तो उस टाइम भी वो उन चीजों में काम करते, तो मुझे लगता है कि उसका पॉलिटिकल गेन होता, खासकर यूपीए 2 के बाद, जो कि ऑब्वियसली
मोदी क्या एक तरह से उनको फायदा हुआ कि उन्होंने वो इश्यूज उठाए बहुत क्रिटिकली। बिल्कुल। उसका सोल्यूशन कितना वो हमें मालूम है। इनफैक्ट मैं एक प्रोग्राम में बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि जो उन्होंने स्लोगन दिए मोदी जी ने, आज भी हाँ जी। आज भी वो वही, और हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि लोग शेयर करते रहते हैं कि वो भाषण दे रहे हैं, पता लगा कि वो भाषण एज ए सीएम दे रहे थे, वो एज ए पीएम भी वही उन चीजों के लिए अप्लाई हो रहे लागू हैं। होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है ना, तो क्रिटिकल चीजें अभी भी बनी है। बेरोजगारी उस टाइम भी थी यूपीए 2 में, और मोदी 2 में भी बेरोजगारी जो है बढ़ी है, वो डेटा अभी का है। तो बहरहाल, तो एक पॉइंट तो वो कह रहे हैं। उसके हम्म अलावा वो ये कह रहे हैं कि फार्मर्स को फ्रीडम चाहिए, आजादी। तो आजादी चाहिए कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, उससे हम्म आजादी चाहिए, और एमएसपी से हमें मतलब वो गिफ्ट दीजिए हमें, एक तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो ये पॉइंट कह रहे हैं। हम्म अ, वैसे ही वो कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी यूथ झेल रहा है, खासकर पढ़े लिखे जो लोग झेल रहे हैं, जिसमें हम्म हम भी बात करते रहे हैं खर्चा पानी में, कि जो यूथ है यहाँ पे 18 साल से लेके 24 साल के बीच में, उसकी जो बेरोजगारी है वो 30% से ज्यादा है। और हम्म उसमें उन्होंने रेफरेंस डेटा दिया है कि आईआईटी में 10,000 या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10,000 सीटें खाली हैं जिनको भरा नहीं गया है। हम्म तो ये सेंटर से वो डिमांड कर रहे हैं कि इन 10,000 सीटों में भरें। तो उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ये इन 10,000 में से भी जो SC ST OBC की रिजर्वेशन की जो सीटें हैं, जिसमें हम्म लगभग 4,500 जो है सीटें हैं, हम्म उसको भी भरें, जिससे कि सोशल जस्टिस हो पाए, हम्म हमारे लिए सेंटर हमें गिफ्ट दे पाए। तो हम्म बेसिकली कमेंट कर रहे हैं वो मोदी टू गवर्नमेंट के लिए कि ये चैलेंजेस बने हुए हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा कि कीमतें जो हैं, जो हम खर्चा पानी में बात कर रहे थे कि हम्म WPI 14% से ज्यादा हो गया है, तो उससे निजात मिले, आजादी मिले हमें, और कम जो है इन्फ्लेशन रेट हो, जिससे हमारी परचेजिंग पावर भी बेहतर हो, और हम्म। कीमतें भी हमारे लिए कम हो। तो इस तरह के पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं उस आर्टिकल में। इसमें ज्यादातर चीजें सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इनका आर्थिक रूप से समीक्षा करने से हमें इसलिए रोकती है चीजें क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। अगर अगर विपक्ष का कोई नेता है या नेत्री है तो वो उनके कमेंट इसी तरीके के होंगे, और ऐसा दिखने में फरवरी 1 में भी दिख जाएगा अभी आपको, जब जब बजट आएगा। पॉइंट ये है कि जितनी मुखर बीजेपी थी इन सब चीजों को लेके, उतनी मुखर कांग्रेस या कोई भी विपक्ष दल कम से कम दिखता नहीं है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो वो मुखर है नहीं, या इस तरीके से दिखते नहीं है मीडिया में, कोई भी रीजन हो सकता है। मेन पॉइंट यही है जो फिर से याद आता है कि अपने विरुद्ध तो सबसे ज्यादा मुखर भी बीजेपी ही लगती है। अगर उनके ही 5-10 साल पुराने या 8 साल पुराने आप ट्वीट, मीम या फिर कमेंट देख लिए जाए तो वो ज्यादा विरोध करते हुए लगते हैं, जैसा कि आपने कहा। मतलब ये बात सही है कि पॉलिटिक्स है, और हेल्दी पॉलिटिक्स होनी चाहिए दर्पण। और हम्म यदि पी चिदम्बरम अभी लिख रहे हैं और वो सच लिख रहे हैं, तो उसको हमें मुझे लगता है कि बिल्कुल। उसी ढंग से देखना चाहिए, जो कि सच है भी। और हम्म इसलिए हमने कमेंट भी किया, और हम कर भी सकते हैं कि मोदी जी जब 2013-14 में प्रचार करते थे रैलियों में एज ए सीएम, हम्म तो आज वो उनके लिए अप्लाई हो रही है कि वो भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई के जो प्रोमिनेंट इश्यूज हैं। इवन वो भी रेफरेंस उन्होंने दिया है जो क्रिटिकल है बहुत, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी कहा है चिदम्बरम जी ने, कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, हम्म उसमें जो रैंकिंग है इंडिया की, वो बहुत कम हो गई है। हम्म जिसमें कि मुझे लगता है खर्चा पानी जैसे हम जैसे लोग जो हैं, उसके एक लेवल पे एक तरह से उस सच्ची जर्नलिज्म को कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम्म यदि मान लीजिए वो सप्रेस होती है इस तरह की फ्रीडम, तो प्रॉब्लम है, जिसमें कि कम हुआ है रैंकिंग इंडिया का, जो क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल। है। उसमें मुझे लगता है कि कैसे इन चीजों को देखना चाहिए, बिल्कुल इनको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौतियां हो गई हैं। जी जी। और यदि हम ये कह रहे हैं कि 30% से ज्यादा जो है बेरोजगारी है, या सीटें जो हैं यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं भरी जा रही हैं, या जो प्रॉपर जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है महिलाओं का, या हम्म और डिसएडवांटेज ग्रुप का, या SC ST OBC का, तो करा जाना चाहिए। मुझे लगता है उससे हेल्दी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। तो मुझे लगता है उसको वैसे ही देखना चाहिए, एक तरह बिल्कुल। से। हाँ।
नहीं, बिल्कुल आपने ये अच्छा चीज जोड़ी, बल्कि इस बात पर सुधार करना चाहूंगा मैं कि चाहे लेख कितना ही पॉलिटिकली बायस्ड है, कुछ भी हो, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो उन्होंने उसमें डेटा पॉइंट्स दिए हैं, उन्होंने उसमें WPI का इंफॉर्मेशन दी है, RPI की इंफॉर्मेशन दी है, सॉरी CPI की इंफॉर्मेशन दी है, क्षमा चाहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने वी शेप रिकवरी के बारे में बात की है, फार्मर्स के बारे में बात की है, जो कि बिल वापस लिया गया था। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे। और साथ ही साथ मुझे मैट्रिक्स का जो चौथा पार्ट आया है, रिजरेक्शन, उसमें उसका एक कमेंट भी याद आ रहा है कि इमोशंस के साथ दिक्कत यह है कि उनको मोल्ड किया जा सकता है, उनको परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन वही चीज डेटा के साथ नहीं है। डेटा अगर 2+2 4 है तो वो 4 है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आपसे बात करके हमेशा की तरह अच्छा लगा। आशा है मेरी तरह दर्शकों की भी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। ऐसे ही मेरी बातों में मेरे पॉइंट्स को सुधार करते रहा कीजिए और दर्शकों को भी जानकारी देते रहा शुक्रिया दर्पण, ऐसे ही हम बात करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया। तो कैसा लगा आपको आज का खर्चा पानी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जेनरिक रूप से खर्चा पानी के जो हमारे ये सीरीज लेके आते हैं, उसके बारे में भी कोई राय हो तो जरूर दीजिएगा, हम उसी के अनुरूप इसको परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।